अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसा हाल है? सब लोग खैरियत से हो? तो आज हम फंडामेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास। तो स्टार्ट कर लेते और आप मेरे साथ रहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को अगर कोई नाम दिया जाता है तो उस उसके जो पहचान होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो होता है वो इसके नाम में ही होता है। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेशनशिप किस चीज का? एटम का। मास किस चीज का? वजन का। मतलब कि एटम के वजन का मतलब वेट, मास तो इसी वजह से मैंने इसकी मान लिख ली, ये तो मास ही मास है। तो एटम के मास का रिलेशन इसमें हम जाहिर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप सोच ले, जनरल लाइफ में सोच ले, अगर आप किसी दुकान पे जाते तो क्या कहते हैं कि हमें 2 किलो टमाटर दे दो, टोमेटो दे दो, टोमेटो दे दो। वो क्या कर लेता है? सॉरी, ये इसको बराबर करता हूँ। टमाटर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेते हैं? जो स्टैंडर्ड वजन होता है 2 किलो का उनके पास, वो लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये 2 किलो टमाटर दे दिए। अगर आप इसे, ये क्या क्या होता है, ये टमाटर और जो स्टैंडर्ड लिया होता है उन्होंने 2 किलो का, ये इनके दरमियान क्या होता है? एक रिलेशन होता है। रिलेशन कहाँ पे जाहिर होता है? यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो सुई होती है वो जाहिर करता है कि ये दोनों बराबर है, इनके रिलेशन को जाहिर करेंगे। जब हम टमाटर ज्यादा हो गए, मतलब कि हमने ज्यादा टमाटर डाल लिए, तो ये यहाँ पे आएगी, और ये जो सुई होगी ये यहाँ पर, ये इसके स्टैंडर्ड को जाहिर की कि मतलब कि टमाटर ज्यादा है। ये रिलेशन इन टमाटर और जो स्टैंडर्ड हो, 2 किलो का स्टैंडर्ड, इनके दरमियान एक रिलेशन जाहिर करेंगी। तो अगर आप इसे कह दें कि हमें 2 टमाटर दे दो, क्या दे दो? 2 टमाटर। वो तो डायरेक्ट आपको 2 टमाटर जो दाने होते हैं, वो मतलब सिंपल जो होते हैं टमाटर के, वो तो आपको 2 टमाटर देंगे। लेकिन अब जब घर आएंगे तो कहे कि आपने 2 टमाटर लिए, तो आपने कहा कि मैंने तो कहा कि 2 टमाटर दे दो। 2 टमाटर नहीं, 2 किलो टमाटर। 2 किलो जो एक स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह एटम को भी नापना होगा। नाप एटम को हम नापते, तो अगर हम एटम को किलोग्राम वगैरह में नाप कर ले तो ये तकरीबन 10⁻24 या 10⁻23 तकरीबन इतना कम आता है एटम का मास किलोग्राम में या ग्राम में, तो ये तो बहुत कम यूनिट हो गई। मतलब कि इसको हर एटम का इतना कम वैल्यू याद करना तो बहुत मुश्किल। तो इस वजह से साइंटिस्ट को ये तलाश थी कि हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड ले कि हम सिंपल, जिस तरह हम टमाटर जो जनरल चीज़ें नाप लेते हैं, तो इस तरह हम एटम के मास को भी नाप ले। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने कार्बन को लिया। कार्बन के जो वेट है, इसको, कार्बन का मास है, इसको ले लिया। लेकिन अब पॉइंट ये थी कि कार्बन का 3 आइसोटोप है, 13 भी है, 12 भी है, कार्बन 14 भी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को ले लिया। लेकिन क्यों ले लिया? ये भी एक पॉइंट, एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्यों ले लिया। ये इस वजह से ले लिया कि ज्यादातर कार्बन जो है वो कार्बन 12 में पाया जाता है। ये इसकी एक रीजन ये कि एक स्टेबल है, कि मतलब कि नॉर्मल कंडीशन होता है इस पे रिएक्शन नहीं करता। जो दूसरे हाइड्रोजन वगैरह दूसरे होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, ये तो भी इसके रिएक्टिव, मतलब कि मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं। दूसरा रीजन ये कि ये 99% ऑफ कार्बन जो है नेचर में, ये कार्बन 12 पाया जाता है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने कार्बन 13 14 के बजाय कार्बन 12 ले लिया।
अब कार्बन 12 तो ले लिया, लेकिन किस तरह ले लिया, इस पॉइंट को समझो। साइंटिस्ट ने क्या किया कि यूनिट ले ली जिसको हम कहते ए एटॉमिक मास यूनिट। मैं देखता हूँ कब करना। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक यूनिट ली जिसको क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्टकट हम इसको इस तरह लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड लिया, एक यूनिट लिया, और ये भी किस तरह लिया इसको समझे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको समझे। ये आसान है लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन 12 जो है, सोचे ये 12 ग्राम के बराबर है, और 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, मतलब ये तो 12 ग्राम के बराबर होते हैं। और 12 ग्राम में 12 ग्राम कितने के बराबर है, कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है, ये किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। मोल, 1 मोल के बराबर। और ये मोल की चीज है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझे कि किसी भी जगह पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी चीज का भी आपको कहा जाए कि 1 मोल, इसकी मुराद ये होगा कि इस 1 मोल में किसी चीज के भी ले ले, ऑक्सीजन का ले ले, नाइट्रोजन का ले ले, हीलियम के किसी चीज का भी ले ले, 1 मोल अगर आपको कहते हैं इसमें कितने एटम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये इतने एलिमेंट होंगे, पार्टिकल होंगे। अगर किसी चीज को पार्टिकल, एटम भी हो सकते, मॉलिक्यूल भी हो सकते, कोई भी चीज, मतलब कि पार्टिकल होंगे इतने। अच्छा, ये तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने 1 मोल हो गए। अब एक एटम का 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितने के बराबर होगा, कितने ग्राम के बराबर होगा ना। तो हम क्या करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सोचे, फिर से रिवाइज करते हो, कार्बन 12 स्टैंडर्ड ले लिया, लेकिन कार्बन 12 जो है ये 12 ग्राम के बराबर है। 12 ग्राम में कितने, हर चीज का अपना ग्राम होता है, मतलब हाइड्रोजन 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम 1 मोल के बराबर। इस तरह कार्बन 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होंगे। और 1 मोल की चीज है, ये बाद में अपना टॉपिक है, लेकिन इस टाइम आप ये समझिए कि किसी भी चीज को आपको, किसी चीज के बारे में आपको कहते हैं कि इसका मुझे 1 मोल दे दे, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल किसी भी चीज का, वो हाइड्रोजन, किसी मैंने आपको बताया इसमें इतने पार्टिकल होंगे। रिवाइज कर लिया। अब एक एटम का, कार्बन के 1 एटम का जो ग्राम, कार्बन 12 के 1 एटम का कितना मास होगा ग्राम में, तो ये इसके 12 ग्राम है, तो इतने पार्टिकल है। एक पार्टिकल का कितना ग्राम होगा, 12 को हमने इस पे डिवाइड कर लिया, इससे 1.993 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा, ग्राम मैंने आपको केस पहले बता दिया कि अब सोच ले ये कितनी कम यूनिट में आ गए कि कार्बन 12 के ये जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो होगा, इसका ग्राम में कितना वजन होगा, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम। ये एक एटम, कार्बन 12 का 1 एटम इतने ग्राम के बराबर होगा। तो अब सोचिए कितने छोटा हो गया ना, कितनी कम पॉइंट वैल्यू है। तो इस वैल्यू को, इसको हटा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करता हूँ। ये दोनों आपस में मर्ज टॉपिक है, एटॉमिक मास यूनिट और जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये बताया कि स्टैंडर्ड क्या लिया साइंटिस्ट ने, इसको हेडलाइन करते कि आपको फिर बाद में समझ आए। तो 1 एटॉमिक यूनिट अब किस चीज के बराबर है, वही 1 एटॉमिक मास यूनिट।
1 mu किसके बराबर हो गई? उसने कहा, अच्छा इसको आप छोड़ दें, ये पॉइंट आप जहन में रखिए, इसको हटाता नहीं। ये तो सिंपल मेथड था ना। अब इसको फिर इस टॉपिक की तरफ आते। इसको क्या, किस उस साइंटिस्ट ने क्या किया? उसने कहा कि द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द सोचें, ये मर्ज टॉपिक मैंने आपको पता, इतना तो समझा ना, ये तो सिंपल पॉइंट था, मैंने आपको बताया कि फिर रिवाइज करता हूँ इस पॉइंट को, इसको आपने याद करना होगा। इस बाद में टॉपिक कैसा, अगर आपने इस चीज को पॉइंट का फिर रिवाइज करते हो इसको, कि कार्बन 12 को साइंटिस्ट ने यूनिट लिया, वो बताया कि किस तरह स्टैंडर्ड, ये क्यों ले लिया, लेकिन वो क्यों ले लिया, उसने कहा अच्छा ये तो मैंने आपको बताया कार्बन 12 कितने के बराबर, 12 ग्राम के बराबर होंगे, और 12 ग्राम कितने कार्बन की, 12 ग्राम कितने के बराबर होंगे, 1 मोल के, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, इतने पार्टिकल होंगे। अच्छा ये तो 12 ग्राम का, कार्बन 12 ग्राम का इतना वजन है, वो कार्बन 12 के इतने पार्टिकल कार्बन, सोच ले कि इतने पार्टिकल, यहाँ पे लिखता हूं इक्वल है कि 12 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे, कार्बन के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे। अब एक पार्टिकल का मास कितना होगा, वो किस तरह डिवाइड किया, 12 ग्राम को इस पे डिवाइड किया, तो ये आ गया कि कार्बन के एक पार्टिकल का, एक एटम का मास ये इसके बराबर होगा। ये आप जहन में रख लें। अच्छा अब इसको डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट is the relative to relative to the mass of वन बटा 12 ऑफ कार्बन 12। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया ना कि रिलेशन को, मैंने आपको रिलेशन को समझाया। इसका मतलब है कि किसी भी एटम को, अगर हम एटम के मास को रिलेशन मालूम करेंगे तो इसको किसके साथ रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे टू दी मास ऑफ 1/12, मतलब कि 12वां हिस्सा किसके, इसके 12वें हिस्से को, इसके 12वें हिस्से के से हम कार्बन 12 का 1 ग्राम के जो मास, मतलब कि पॉइंट समझे, टेक्निकल पॉइंट है। इसका मतलब ये कि द रिलेटिव एटॉमिक मास, सोचे द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, कि एन एटम एक किसी एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द रिलेटिव, इसको हम रिलेट करेंगे टू द मास ऑफ कार्बन 1/12 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 1/12 का क्या मतलब कि 12वां हिस्सा, किस चीज का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 का 12वें हिस्से से हम रिलेट, किसी भी चीज के, मतलब हम हाइड्रोजन के लेते हैं ना, तो इसको रिलेट करेंगे कार्बन 12 के 12वें हिस्से से, कार्बन 12 के 12वें हिस्से, 1/12 हिस्सा जो है 12वें हिस्से से रिलेट करेंगे। और इस 12वें हिस्से को क्या कहते हैं, यहां पर लिखता हूं, ये अपना जो, ये आप नोट लिखे, इस 12वें हिस्से को 1 mu, इसको कहते mu। अब समझे, इसको इसकी जगह हम mu लिख सकते हैं। चलो मैंने इसको हटा दिया, रिलेट टू दी 1 mu, इसको भी हटा दिया। इसका डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, वन ए टू दी mu। अच्छा 1 mu किसके बराबर है,
ये मैंने आपको समझाया। अब सोचे कि 1 AMU किसों के बराबर है? 1/12 हिस्सा। 1/12 किसका हिस्सा? कार्बन कार्बन 12 का। कार्बन 12 का किस तरह? जो समझाता हूँ। 1 AMU बराबर होगा मेरे पास 1/12 किस चीज का? कार्बन 12 का। कार्बन 12 का किसके ग्राम? 1 ग्राम का। अच्छा, कार्बन 12 मेरे साथ क्या है? कार्बन 12 क्या ये ना, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाई 1.99 93 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23। अब समझ गए? इसको मैं आपको समझ आए। कार्बन 12 इसको चलो इसको शॉर्ट करके देखते। कार्बन 12 के 12वां हिस्सा 1 MU किसके बराबर है? कार्बन 12 के 1 MU किसके बराबर है? कार्बन 12 के 12वें हिस्से के। कार्बन 12 के 12वां हिस्सा क्या है? मैंने आपको बस समझाया। 12वां हिस्सा कौन क्या मतलब? 12वें हिस्से से एक एटम के। कार्बन 12 के एक एटम के कितने मास होगा? ये मास है, तो इसको हमने इस पे डिवाइड करेगा। जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इसकी हमारे साथ होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 माइनस 27 ग्राम। 24 ग्राम के और 27 किलोग्राम के। इसको हम ग्राम में जब ले ले तो 1.66 10⁻24 ग्राम -24। जब किलोग्राम में ले तो ये -27 हो जाएंगे। अच्छा, ये किस होगा? ये एटॉमिक मास यूनिट हो गई। टॉपिक कंफ्यूजिबल है, मैं फिर टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट को ये हाथ चला हक था, मतलब कि उनको ये टेंशन था कि एटम को हम किस तरह नाप लेंगे। किलोग्राम में तो हम नाप नहीं मतलब इसको नहीं नाप ले सकते। तो उन्होंने क्या किया? तो उसने कहा कि कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड लिया। सोच ले, कार्बन 12 को क्या लिया? स्टैंडर्ड लिया। कार्बन 12 जो ये किसके बराबर है? 12 ग्रामों के बराबर है। 12 ग्राम के, चलो ये तो समझ गए। और 12 ग्राम कितने बराबर है? 1 मोल के बराबर है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? इतने पार्टिकल होंगे, मतलब कि 12 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे। अच्छा, अब 1 एटम के एक एटम के मास का मतलब कि एक एटम कार्बन के एक एटम का कितना मास होगा? 12 को इस पे डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? ये आ गई। ये मतलब कि एक एटम का कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होगा? ये एक एटम का मास होगा। अच्छा, ये तो हमने। अब मैंने क्या कहते रिलेटिव, मतलब कि किसी एटम के मास को जो मास को किससे डिवाइड करना है? कार्बन 12 के एटम, कार्बन 12 का जो एटम है, मिसाल के तौर पर एक कार्बन 12 है, अच्छा ये 12 हिस्से हो गए कि इस एक हिस्से के, ये जो हिस्सा है कार्बन 12, ये 12वां हिस्सा है ना, एक 12वां हिस्सा। तो किसी के एटम के मास को हम इससे रिलेट करेंगे और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं AMU। अब तो समझ गए ना कि कार्बन 12 के किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। 1 AMU किसके बराबर होगा? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा क्या है? कार्बन 12 का ये कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है ना, तो 12वां हिस्सा क्या है? एक हिस्सा क्या है? कार्बन 12 का जो असल कार्बन 12 का ग्राम है, कितने ग्राम है? ये इतने ग्राम है। कार्बन 12 का एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम इतने ग्राम के बराबर है। समझो, एक एटम इतने ग्राम के बराबर। इसके 12वां हिस्सा क्या होगा? ये इसके 12वां हिस्सा होगा ना, हो गया ना। तो इसको हम कह सकते 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर शॉर्ट हम कहते कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1.6
7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अच्छा, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 के बराबर हो, किलोग्राम के 1 MU बराबर हो गए। अच्छा, अब पॉइंट समझे, ये तो आप लोगों ने नोट किया होगा। एक और पॉइंट, ये जो मास है, देखो चलो अब इसको हटाता हूं। ये जो मास है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 जो किलोग्राम में मास आ गया, तो सर ये तो मास ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर है। ये क्या हुआ? आपको शॉक लगेगा कि ये जो मास है ये प्रोटॉन का मास नहीं है। एक प्रोटॉन का इतना मास है, ये कैलकुलेटेड मास एक प्रोटॉन का। तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम किसी चीज का 12 AMU अगर हमने किसी चीज का ले लिया, 12 तो बार बार ले, तो हमने 16 AMU ले लिया किसी चीज का, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन क्या मतलब? 12 प्रोटॉन का क्या मतलब? एक प्रोटॉन का इतना मास है, ये किसके बराबर? ये MU के बराबर है ना, AMU के 1 MU के बराबर है ये। तो 6 AMU किसके बराबर है? 12 के प्रोटॉन के। 12 प्रोटॉन किस में? 16 प्रोटॉन के बराबर, सॉरी 16 प्रोटॉन किस चीज में होता है? ऑक्सीजन में होता है। ये तो ऑक्सीजन है। अगर मुझे MCQ से ये तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल में आप लोगों, इस पॉइंट को मैं फिर से वर्ड किसके बराबर है? हमने किसी ने मुझे कह दिया कि चलो ये 1 MU को ले लेते हैं। ये 1 MU किसके बराबर है? 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन किस चीज में होता है? हाइड्रोजन में होता है ना। तो इसका मतलब ये कि एक हाइड्रोजन, तो AMU से मतलब कि हाइड्रोजन प्रोटॉन के नंबर से भी हम मालूम कर सकते हैं इससे। अब टाइम भी कम है, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास से क्या मुराद है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज जो हम ले सकते, एवरेज वो आपने मालूम किया। अच्छा, इसकी मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि कार्बन के, मैंने आपको बताया कार्बन के 12, 13, 14 ये आइसोटोप है। तो पीरियोडिक टेबल नेचुरल में हम कार्बन, पीरियोडिक टेबल में हम कार्बन लेते हैं। इस तरह दूसरे एलिमेंट जो इसकी भी आइसोटोप होते हैं। तो ये कार्बन 12 को हम क्यों लेते हैं? तो इसका रीजन ये है कि ये मैंने आपको बताया कि नेचर में कितना पाया जाता है कार्बन 12, 98.89% नेचर में पाया जाता है। और कार्बन 13 जो है ये पाया जाता है 1.11%। जब ये इतना होगा, तकरीबन ये ऐसे समझो कि ये भी तकरीबन इतना होगा, इसके बराबर होगा 1.11, ये भी इसके तकरीबन बराबर होगा। इतने परसेंट की नेचर में पाया जाता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इसको लेते, लेकिन साइंटिस्ट ने ये क्यों लेते है? तो अगर कम है तो ना, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन को ले लिया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसलिए उन्होंने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई किया किस चीज पे? अच्छा, ये समझिए इतने परसेंट में इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड करें तो ये किसके कितने बराबर होंगे? 98
0.89 डिवाइडेड बाई 100, इसको भी इस तरह 1.11 डिवाइडेड बाई 100, 1.11 डिवाइडेड बाई 100। इसको ये तकरीबन होगा स्टैंडर्ड वैल्यू, ये होगा 0.889, ये होगा 0.001 और ये भी इस तरह 0.01। अब समझे तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने कहा, उन्होंने लिया कि हम कार्बन के लेते हैं। उसको साइंटिस्ट को कार्बन के ये तीनों टॉप पाए जाते, तो साइंटिस्ट को ये अच्छा लगा था कि हम किस चीज़ को हम ले ले पीरियोडिक टेबल में, नेचर में किस चीज़ को ले ले। तो उन्होंने क्या किया, ये 0.9889 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1.11, 1.11 तो नहीं है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 13, ये AMU में लेते हैं, मतलब कि प्लस AMU। अच्छा, 12 AMU से क्या मुराद है, सोच रहे 12 प्रोटॉन क्या मतलब है, कार्बन। 12 प्रोटॉन किस में होगी, कार्बन में होगी, तो इसका मतलब है कार्बन, तो समझ गए ना। अब इसको फिर किस पे डिवाइड किया, नेक्स्ट इसको ये एवरेज ले लिया उन्होंने इसका, तो इसका अगर एवरेज ले तो ये होगा तकरीबन 12.1 के। अब ये जो स्टैंडर्ड है 12.1 तो पीरियोडिक टेबल में नहीं ले सकते ना, तो उन्होंने क्या किया, 12 को पीरियोडिक टेबल में ले लिया, क्या 12 को पीरियोडिक टेबल में ले लिया, तो 1 को हटा के उन्होंने ये इसके करीब कार्बन 12 के करीब है ना ये वैल्यू, तो इस वजह से साइंटिस्ट कार्बन 12 के यूनिट लेते हैं। इस तरह एक एग्जांपल और भी करते हैं इसमें, फिर डिफिनीशन बाद में करते हैं इसके से मुराद क्या है। ये जो एक पॉइंट है कि GA हीलियम 69 नेचर में पाया जाता है और 98.9256% और हीलियम 71 कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 70, मैं इसको लेता हूँ, ये पाया जाता है 70.9247, इतना परसेंट। क्या करते हैं, पहले इसको परसेंट से ख़त्म करते, ये होगा 0.68, मतलब जो इनसे 9 शार्ट कर लेते, इसी क्या होगा, ये होगा 0.709247। अब इसको के जमा करते हैं, AMU में लेते हैं, ये 71 है, 0.709247। इसको अगर जो आप ले ले तो ये वैल्यू तकरीबन 70 के बराबर आएगी, तो इस वजह से इसके 70 ग्राम लेते हैं, इस वजह से सेंटेंस के 70 ग्राम लेते हैं।
अब इसका जो डिफिनीशन है इसका क्या मतलब है, ये तो मैंने इस पे क्वेश्चन चालू किए लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। अब जब मैं इसकी डिफिनीशन करूँगा तो क्वेश्चन का भी आपको समझ आएगा। शॉर्टकट एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है ये क्या होगा, मास ऑफ एटम ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ आइसोटोप, मतलब जो आइसोटोप है इसका, आइसोटोप्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय नेचर एबंडेंस, प्लस मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मतलब कि जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट आइसोटोप, मास ऑफ एटम ऑफ सेकेंड आइसोटोप, जो दूसरा आइसोटोप होगा, मल्टीप्लाई बाय नेचर एबंडेंस। समझे? इस ये नेचर मास ऑफ एटम ऑफ आइसोटोप्स एंड नेचुरल एबंडेंस, मतलब कि नेचर, ये इसका जो आइसोटोप आपको देगा कार्बन 12 कार्बन 13 जो मैं आपको ले लिया, ये इसके आइसोटोप्स है। ये नेचुरल में, मतलब ये नेचर में कितना पाया जाता है, ये भी इस तरह मास ऑफ एटम ऑफ सेकंड आइसोटोप, जो दूसरा आइसोटोप इसका ये कितना पाया जाता है, जो नेचर में पाया जाता है, तो ये इसकी एवरेज एटॉमिक मास होगा। जो इससे आ गए जाए ये इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो इसका मतलब, दूसरा पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये जो पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट पाए जाते हैं, एटम एलिमेंट या एटम, ये सब इसका पीरियोडिक टेबल में जो आपको आप देख लो, आप लोग जो देखते हैं, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 23 और सोडियम का 23 है। मैं नाइट्रोजन मैंने लिया इसी वजह से, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, बाकी आप जो देख सकते हैं जितने भी है, ये जो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखते हैं, ये सब क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इसके होते हैं, एवरेज एटॉमिक का मास होता है ये जो आप देखते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये असल में मैंने 22 लिया, 23 लिया ना, ये किसके बराबर होंगे, ये तो जनरल मैंने आपको लिखे, जनरल लेते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी जो है ये 9897 पॉइंट, ऑक्सीजन है 15.8994, कार्बन तो आप लोगों ने देखा कि 12 है, ये 12.1 है, हाइड्रोजन 1.79, ये किस में हो गए, AMU है इसके, ये इसके AMU है, एवरेज एटॉमिक मास, ये इतने किसके MU आ गए, ये इसके MU आ गए, ये एवरेज एटॉमिक मास भी है आपस में।
तो इसकी मुराद ये है कि हर चीज़ का एमयू एटम को नाइट्रोजन का 22.9897 एमयू स्टैंडर्ड लेंगे हम, जो हम लेंगे इसकी भी इतने में। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया ना कि जो शॉर्टकट मैंने आपको बड़े फिगर में लिख लिए, मैंने आपको बड़े फिगर में लिख लिए थे, वो स्टार मतलब कि सिंपल सेंटेंस की आसानी के लिए ये वो लेते हैं। तो इतना तो टॉपिक, आज में वीडियो भी टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।